दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागत का आणविक आधार। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या है, डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा डीएनए के द्विगुणन में इसका महत्व समझाइए। या फिर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। या फिर न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा लिखिए, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए मॉडल की संरचना का वर्णन कीजिए। या फिर देखिए वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसकी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मान्यता का उल्लेख कीजिए। देखिए एक ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितने प्रकार से पूछ सकता है, तो आइए इसका उत्तर हम समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए उत्तर पहला हमारा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। हमने हेडिंग कर डाला हमने न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए सर्वप्रथम आल्टमान ने 1889 में क्या किया, केंद्रीय पदार्थ को निकाल कर इसमें से प्रोटीन को पृथक यानी प्रोटीन को अलग किया तथा शेष फास्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण न्यूक्लिक अम्ल कहा। केंद्रक से क्या किया, केंद्रक से उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को अलग कर दिया और जो शेष पदार्थ बचा वो फास्फोरस युक्त था, उसमें फास्फोरस था। तो यह फास्फोरस था इसलिए यह अम्लीय था, तो अम्लीय होने के कारण इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा। ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, डीएनए व आरएनए। तो आइए देखते हैं डीएनए की संरचना। देखिए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए तथा इसकी संरचना। तो देखिए एक डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु का एक बहुलक है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, अतः इसे आनुवांशिक अणु भी कहते हैं। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर ने की थी, कब, 1869 ईस्वी में। सबसे पहले बिल्किंस तथा फ्रैंकलिन 1992 में बताया कि डीएनए एक कुंडलित संरचना होती है। 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। यह दो लंबी श्रृंखलाओं के बने दो कुंडल होते हैं जो आधारभूत रूप से विशेष इकाइयों जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है से बने होते हैं। इस प्रकार एक अणु में सहस्त्रों से लाखों तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अर्थात ये श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाएं होती हैं। इस प्रकार डीएनए की संरचना अनेक बहुलकों की श्रृंखलाओं के दोहरे होने से बनती है। ये श्रृंखलाएं काफ़ी लंबी तथा अणु अत्यधिक बड़े होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स एक विशिष्ट तथा जटिल संरचना है। यह स्वयं 3 प्रकार के अणुओं या फिर मूलकों से मिलकर बना होता है। जैसे देखिएगा जिनमें नंबर 1 क्या है, एक क्या है, पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज प्रकार की, अर्थात यह एक 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है ये एक 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। दूसरा है एक फास्फेट मूलक जो एक अणु फास्फोरिक अम्ल से बनता है। एक पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्रकार की, अर्थात कि एक कार्बन में कितनी 5 शर्करा होती है। दूसरा है एक फास्फेट यानी एक फास्फेट मूलक जो एक अणु फास्फोरिक अम्ल से बना है। तीसरा देखिए एक नाइट्रोजन क्षार जो 2 प्रकार के तथा कुल 4 क्षारकों से बना होता है। ये इस प्रकार से होते हैं, का है क्या, प्यूरिन प्रकार के 2n रिंग होते हैं। जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन का जो प्रकार होता है क्या होता है, 2n रिंग होता है। ये हैं एडेनिन ग्वानिन तथा आगे देखिए क्या, एडेनिन ग्वानिन है तथा साइटोसिन होगा। तो देखिए यहाँ पे सॉरी सिर्फ एडेनिन और ग्वानिन होगा। यहाँ पे चित्र में आप देख लीजिए इस प्रकार से डीएनए का चित्र बनेगा। आगे देखिए खा है क्या, पिरामिडीन। तो पिरामिडीन का इस पिरामिडीन प्रकार के जिनमें नाइट्रोजन की एक रिंग होती है।
पिरामिडिन क्या होता है? जिसमें नाइट्रोजन की एक रिंग होती है। उदाहरण के लिए साइटोसिन तथा थायमिन क्षारक। ऊपर हमने क्या पढ़ा? ऊपर हमारा क्या था? एडेनिन था क्या था? एडेनिन ग्वानिन था। और यहाँ पे क्या हो रहा है? साइटोसिन तथा थायमिन है। देखिए सब डीएनए में होते हैं। डीएनए के एक अणु में डीऑक्सीराइबोस शर्करा का एक अणु क्षारक के एक अणु से जुड़ा रहता है। इस यौगिक को डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं। यह एक न्यूक्लियोसाइड्स है। अब यह न्यूक्लियोसाइड एक फास्फोरिक अम्ल से मिलकर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड बनाता है। न्यूक्लियोटाइड के एक अणु में क्षारक का अणु सदैव शर्करा से जुड़ता है। इसी तरह फास्फोरिक अम्ल का एक अणु भी शर्करा के एक अणु से जुड़ा रहता है। 4 विभिन्न नाइट्रोजन बेस होने के कारण डीएनए के अणु में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड व 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक डीएनए अणु में 2 लंबी श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें क्षारक का अणु अक्ष की ओर होता है। दोनों श्रृंखलाओं के क्षारकों के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़कर क्षारक का एक जोड़ा बना लेते हैं। इन हाइड्रोजन बंधों के मध्य 2.83 एम्पियर से लेकर 2.90 एम्पियर का स्थान होता है। इन बंधों से न्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की परिपूरक होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से उल्टी दिशा में होती हैं, अर्थात एक श्रृंखला में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज 3 से 5 की दिशा एक दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला 5 से 3 की उल्टी दिशा में होती है। इस प्रकार की डीएनए एक सीढ़ी की तरह लगता है। डीएनए का व्यास 20 एम्पियर होता है। अब देखिए डीएनए का द्विकुंडल प्रतिरूप। तो देखिए सन 1953 में वाटसन व क्रिक, विल्किंस व फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक्स-रे विश्लेषण डीएनए का द्विकुंडल प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिस पर उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसे नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 ईस्वी में? विल्किंस और व फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे। इस मॉडल के अनुसार डीएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के 2 स्टैंड का बना होता है। दोनों स्टैंड एक ही केंद्रीय अक्ष में कुंडलित होते हैं और अक्ष के चारों ओर एक द्विचक्राकार संरचना बनी होती है। जैसा अभी आपने ऊपर चित्र में देखा है। किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से द्विकुंडलाकार संरचना बनी होती है डीएनए में। देखिए आगे, प्रत्येक चक्राकार संरचना में न्यूक्लियोटाइड्स के 10 युगल होते हैं और एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी 34 में होती है, अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड्स का दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर 3.4 एम्पियर होता है। 5 × 174 कॉलीफेज तथा 513 ईस्वी कोलाई फेज नामक वायरस में अपवाद स्वरूप डीएनए में पॉली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की संरचना की एक श्रृंखला होती है। आगे देखिए, प्रत्येक क्षार युग्म में प्यूरिन प्रकार का क्षारक एडेनिन तथा हमेशा पिरिमिडिन प्रकार का क्षारक जो होता है थायमिन होता है। जो एडेनिन होता है ये प्यूरिन प्रकार का क्षारक होता है और जो थायमिन होता है ये पिरामिडिन प्रकार का क्षारक होता है। तथा ग्वानिन जो होता है, ग्वानिन का प्रकार प्यूरिन क्षारक हमेशा पिरामिडिन प्रकार के साइटोसिन क्षारक के साथ ही जुड़कर पगडंड का एक भाग बनाता है। इसमें अन्य किसी भी प्रकार का युग्म संभव नहीं है। इस प्रकार यदि एक श्रृंखला TC, GA, TC, G आदि है तो दूसरी श्रृंखला T के साथ A, C के साथ G और G के सामने C तथा A के सामने T आदि ही होंगे। इस प्रकार से देखिए ये है क्या? यह है एक कुंडल और ये फिर क्या है? यह है पग कुंडल। पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 2 है, फिर 3 है, 3 है। यहाँ पे देखिए दूसरा कुंडल। आगे देखिए, पगडंड में न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें एडेनिन थायमिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 बंधों के साथ
बंध युक्त होते हैं। क्षारकों का निश्चित क्रम डीएनए की रासायनिक शब्दावली बनाता है, जिससे आनुवांशिक लक्षणों की स्थापना होती है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या है। डीएनए द्विगुणन के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। डीएनए के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? या फिर डीएनए के द्विगुणन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और फिर या डीएनए की अर्धसंरक्षित द्विगुणन विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, डीएनए का द्विगुणन। वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए एक द्विकुंडली संरचना है जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। ये श्रृंखलाएं प्रति सप्तांतर तथा एक दूसरे की पूरक होती हैं। डीएनए अणु का द्विगुणन अर्धसंरक्षित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि नए बने डीएनए अणु में एक सूत्र पैतृक होता है तथा दूसरा सूत्र नवनिर्मित होता है। यानी जो एक सूत्र होता है वो पैतृक यानी पिता का होता है, और फिर दूसरा सूत्र होता है वो नया बनता है, नवनिर्मित होता है। सन 1958 में मैथ्यू मेल्सन्स ने फ्रैंकलिन स्टाहाल ने एस्केरिसिया कोलाई नामक जीवाणु के डीएनए अणु पर ऐसे द्विगुणन की पुष्टि की कि डीएनए के द्विगुणन को हम निम्नलिखित प्रमुख चरणों में बांट सकते हैं। देखिए चरण नंबर 1 क्या है। डीएनए अणुओं के पराकुंडलों का आकुंडल एवं पुनर्कुंडलन। तो देखिए डीएनए अणुओं के पुराकुंडलन एवं आकुंडलन का नियमन कुछ विशेष एंजाइम करते हैं, जिन्हें टोपोआइसोमेरेज कहते हैं। द्विगुणन के लिए ये एंजाइम धीरे धीरे डीएनए अणु के छोटे छोटे स्थानीय खंडों में इसका पराकुंडन समाप्त करके द्विकुंडली को खोलते रहते हैं और द्विगुणन के बाद संतति अणुओं का पुनर्कुंडलन भी करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट तथा टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। आगे देखिए क्या है टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट। डीएनए की द्विकुंडली के एक सूत्र में कटाव पैदा करता है, जबकि टोपोआइसोमेरेज सेकेंड डीएनए द्विकुंडली के दोनों सूत्रों में कटाव उत्पन्न करता है। इसे डीएनए गायरेज भी कहते हैं। इसे इन कटावों के बनने से ही स्थानीय आकुंडन से शेष द्विकुंडली होने वाला घूर्णन समाप्त होता है। दूसरा नंबर देखिए, द्विकुंडलिनी का खुलना। डीएनए अणु का द्विगुणन कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर होता है, जिन्हें द्विगुणन मूल कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अपेक्षाकृत लंबे रेखीय व एक से लेकर कई युग्मों में होते हैं। प्रत्येक अणु के द्विकुंडल के लिए इसमें अनेक द्विगुणन मूल होते हैं। इन द्विगुणन मूल पर कुछ विशेष प्रकार की मूल बंधिनी प्रोटीन्स द्विकुंडली से जुड़ जाती हैं। यहीं पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स व एंजाइम एकत्र होकर द्विगुणन में विविध भूमिका निभाते हैं। ई कोलाई में इन मूल बंधिनी प्रोटीन्स को ऑरी का नाम दिया जाता है। ये प्रोटीन्स एटीपी की सहायता से द्विगुणन मूल्यों के समाक्षरों के युग्म से हाइड्रोजन बंध को हटा देते हैं। द्विगुणन ने मूल हाइड्रोजन बंध के टूटते ही दोहरा हेलिक्स खुल जाता है, इसे डीएनए अणु का ध्रुवण कहते हैं। दोनों कुंडल के अलग होने पर वाई आकार की चिमटी के समान द्विशाखी द्विगुणन कांटे जैसी संरचना बन जाती है। प्रत्येक द्विशाखा पर एक सूत्र डीएनए हेलिगेज नामक एंजाइम का एक बड़ा अणु लिपट जाता है। यह एंजाइम डीएनए के सूत्रों को धीरे धीरे खोलने अर्थात ध्रुवण का कार्य करता है, खोलने का काम करता है। तीसरा नंबर देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम फास्फोराइलेज तथा एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। चौथा नंबर है आरएनए प्रवेशक का निर्माण। देखिए द्विगुणन शाखाओं के बनते ही प्रत्येक द्विशाख पर अलग हुए प्रत्येक डीएनए पर राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं की एक छोटी अनुपूरक श्रृंखला आरएनए का छोटा अणु बन जाता है। इन आरएनए अणुओं को प्रवेशक कहते हैं, क्योंकि इन्हें 3 छोरों पर डीऑक्सीराइबो
न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं को जोड़कर डीएनए की एक नई श्रृंखला का संश्लेषण किया जाता है यानी बनाया जाता है। आरएनए प्राइमर का संश्लेषण प्राइमेज एंजाइम या फिर आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से किया जाता है। 5वां नंबर देखिए, डीएनए श्रृंखला का निर्माण या फिर दीर्घीकरण। तो देखिए, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आरएनए प्राइम में 5 से 3 की दिशा में नए क्षारकों को जोड़ता है। इन क्षारकों का क्रम डीएनए टेम्पलेट के अनुसार होता है। डीएनए अणु के 2 सूत्र प्रति समांतर अर्थात एक दिशा 5 से 3 की तथा दूसरी दिशा 3 से 5 की होती है। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्षारकों को केवल 5 से 3 दिशा में ही जोड़ सकता है। अतः 3 से 5 दिशा वाले डीएनए टेम्पलेट पर नई डीएनए श्रृंखला का सतत निर्माण होता है। ऐसे सूत्र को अगला सूत्र या फिर अग्रक रज्जु कहते हैं। इसके विपरीत जिस नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण 3 से 5 दिशा में होता है अर्थात 5 से 3 की दिशा वाले पैतृक सूत्र पर यह असतत होता है। इस प्रकार यह निर्माण छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। ये खंड ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। इस प्रकार खंडों के रूप में हुए निर्माण के कारण इसे नए सूत्र को पश्चिगामी रज्जु या फिर पिछुआ सूत्र कहते हैं। पिछुआ सूत्र के पृथक पृथक टुकड़ों से बनने की प्रक्रिया की खोज रोजी ओकाजाकी ने की थी 1968 ईस्वी में। इस प्रकार से देखिए किसका चित्र है ये, डीएनए अणु के द्विगुणन में विभिन्न एंजाइम की भूमिका। तो देखिए यहाँ पे सभी एंजाइम का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आरएनए प्राइमर, डीएनए लाइगेज। तो इसी प्रकार से चित्र बना लीजिएगा। अब भाई देखते हैं आगे 6वां नंबर क्या है, डीएनए प्रवेशक का हटना। देखिए डीएनए श्रृंखला की लंबाई बढ़ने के बाद आरएनए प्रवेशक श्रृंखला से हट जाता है। आरएनए प्रवेशक के हटने से उत्पन्न रिक्त स्थान को भरने में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की सहायता करता है। जब डीएनए का निर्माण पूरा हो जाता है तो एंजाइम डीएनए में हेलिकेज की प्रक्रिया रुक जाती है। डीएनए का महत्व तथा कार्य देखिए, न्यूक्लिक अम्लों को जीवन को चलाए रखने का प्रमुख आधार माना जाता है। जो न्यूक्लिक अम्ल है उनको जीवन को चलाए रखने का क्या प्रमुख आधार माना जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के प्रकटन से लेकर उन लक्षणों के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को उनके निर्दिष्ट तक उचित विधि द्वारा उचित स्वरूप में तथा नियमित एवं नियंत्रण अनुक्रिया के द्वारा पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल देखिए आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार से जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है क्या करता है, आनुवांशिक वाहकों का कार्य करता है। सभी कार्य आनुवांशिक लक्षणों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में पहुंचाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। आगे देखिए, ये कोई हेडिंग नहीं है जो रेड कलर से लिखा हुआ है तो आप इसे हेडिंग मत समझना। डीएनए के द्वारा निर्मित राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए में विभिन्न अमीनो अम्लों से डीएनए द्वारा निर्देशित प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं अनुक्रियाओं के होने देने में एंजाइम के रूप में सहायता होती है। डीएनए के भाग या उसके द्वारा निर्मित कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हार्मोन्स सह एंजाइमों आदि के रूप में कार्य करते हैं। जिस मास्टर योजना के अंतर्गत जन्म से मृत्यु तक किसी जीव में कोशिकाएं बनती हैं और कार्य करती हैं उसकी मूल रूपरेखा डीएनए के रूप में होती है। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा चैप्टर 5 अनुवांशिकता का आणविक आधार का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।